अमित जी इज doesn't speak a lot. शाहरुख बहुत ही बोलते हैं और हर एक चीज इंटरेस्टिंग है, तो उनका जो कट एडिटिंग करना और मुश्किल है। फिर मीना कुमारी ने कहा कि अगर लता जी हमारे लिए गा रहे हैं तो हमें एक्ट करने की जरूरत नहीं है। She's 90 years old, but she's got a memory better than mine. अगर मैं उनको कुछ भी गाने के बारे में पूछूं, वो फौरन 2 शेर सुना देती है। प्यारीलाल जी और लक्ष्मीकांत जी से when I interviewed them, they said everybody loved कि how can मुकेश जी correct लता बाई? It's not possible. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप का लिटरेचर सेगमेंट है जिसका नाम है किताब वाला। किताब वाला में अपने राह में एक किताब पढ़ते हैं, फिर ऑथर से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए और ललन टॉप के दर्शकों से अपने थॉट शेयर करिए। किताब वाला में आज की मेहमान है वो शख्सियत जिनका मैं पढ़ाई के दिनों से फैन हूँ, जिनके लिखे का मुरीद हूँ, और ये पब्लिकली कहने में मुझे कोई भी किसी भी किस्म की हिचकिचाहट नहीं है। हमारी मेहमान है नसरीन मुन्नी कबीर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much. Big fan, I must admit, when I read your first book which I read, where you talked to Javed Akhtar in detail about lyrics and cinema. I read the Hindi translation and I was like कि सिनेमा को देखने का ये नजरिया भी हो सकता है where जावेद अख्तर इज डिस्क्राइबिंग कि हमें ये दिखाना था कि गब्बर कितना खूंखार है, तो हमने कहा कि इसकी खाल को खुरच खुरच के निकालो, यू नो दैट शोज द ग्रेविटी ऑफ हिज क्रूएलिटी। एंड देन वो झूले वाले शॉट जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो लगता है कि अरे ऐसे ही तो देखना चाहिए था। सो थैंक यू सो मच। सही बात है। और फिर जावेद साहब जो बोलते हैं ना हमेशा, वो बहुत समझ के बोलते हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो आप तो जानते होंगे, बहुत इंटेलिजेंट शख्सियत है। और उनकी जो वो जिस तरह से एनालाइज करते हैं फिल्मों को या अपने गानों को और दूसरों को के गानों को, कितना बारीक बारीक वो एनालाइज करते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग सब फिल्म पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग की ड्यूटी तो है कि फर्ज पड़ता है कि वो भी थोड़ा सा हमें समझाए कि क्या ख्यालात थे इस शॉट के या इस सीन के पीछे। तो जो जावेद साहब बोलते हैं तो बहुत हैरान हो जाते हैं सुनकर सब। So before we start about this book, जो आज की किताब है, अपनी खुद की आवाज में लता मंगेशकर, यहाँ शब्दों में लिखा है लेकिन जो ओरिजिनल इंग्लिश है इन आवर ओन वॉइस, लता मंगेशकर, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि मेरे दर्शक आपके बारे में जाने। आप लंदन बेस्ड हैं, लगातार डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती हैं और किताबें भी लिखती हैं। सो हाउ डू यू मैनेज? यू आर बेस्ड आउट ऑफ लंदन एंड यू आर वर्किंग कंटिन्यूअसली ऑन Indian film personalities and Indian films. क्या हुआ था एंड ऑफ द 70s, मैं चाहती थी कि मैं एक थीसिस करूं, पीएचडी। और मुझे लगता था कि हिंदी फिल्म में जो सबसे ज्यादा अच्छे, मेरे हिसाब से, और आप शायद अग्री करेंगे, कि सबसे अच्छे डायरेक्टर थे महबूब साहब, बिमल रॉय, गुरुदत्त और राज कपूर। तो उसके ऊपर उनके ऊपर मैं चाहती थी एक थीसिस बने, लेकिन वो नहीं हो सका। इसलिए मैं फेस्टिवल्स आई स्टार्टेड प्रोग्रामिंग फेस्टिवल्स। इसके क्या माने हैं? पेरिस में मैं रहती थी और वहाँ पॉम्पिडू सेंटर है, बड़ा म्यूजियम है, और वहाँ हमने बहुत बड़ा 100 फिल्म के साथ एग्जीबिशन किया था 83 में और फिर 85 में। उसके बाद पहले तो मैं लंदन में भी रहती थी, और फिर चैनल 4 टेलीविजन, जो एक नया टेलीविजन है, वो शुरू किया था ट्रांसमिशन ब्रॉडकास्टिंग 1982 से। तो वो चाहते थे कि हिंदी फिल्म भी दिखाएं। और फिर वो जो पहला जो महीना था या रादर क्रिसमस पे 1982 चैनल 4 ने शोले दिखाए थे, और तब से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। और हर साल हम लोग 5, 10, 15, 20 फिल्म चुनते हैं, मैं चुनती हूँ, और वो लोग खरीदते हैं और दिखाते हैं। तो इसके लिए इसी काम में ये अपने जो डॉक्यूमेंट्री शुरू किए थे, तो बहुत एक लंबा सा सीरीज बनाया था हम 87-88 में। उसका नाम था मूवी महल, और उसमें बहुत सारे इंटरव्यूज थे, नौशाद साहब, शम्मी कपूर, देव साहब, बहुत सारे लोग। और क्या बातचीत करते थे? काम के बारे में,
उनकी जिंदगी के बारे में नहीं, लेकिन क्या है कि आप अगर आर्टिस्ट के पास जाएं और आप उनसे पूछें ये आपने कैसे किया, क्यों किया, और फिर कैसे क्या अभी आप सोच रहे हैं इसके बारे में। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं तो बहुत पसंद करते हैं टू एक्सप्लेन देयर मेथड एंड देयर टेक्निक टू यू। और आप अगर सवाल करें, सवाल करना चाहिए बहुत, आई वुड से लाइक अ बर्ड्स आई व्यू, मुझे नहीं मालूम हिंदी में कैसे बोलेंगे बर्ड्स आई व्यू, लेकिन बिग पिक्चर। अगर आप बोलेंगे मजरू साहब को अच्छा आप कौन सी फिल्म में काम कर रहे हैं, ये गाने कैसे हैं, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आप अगर पूछिए मजरू साहब से, देखिए ये सिचुएशन है, किस तरह से वोकैबुलरी आप चुनेंगे इस सिचुएशन पे और ये गाने के लिए, तो आपको थोड़ा डिटेल मिल जाएगा। तो मैं लंदन में रहती थी और चैनल 4 के लिए काम करती थी। डॉक्यूमेंट्रीज बहुत बनाए, लता जी के ऊपर बहुत बड़ी लंबी, और फिर अमिताभ जी के ऊपर भी बनाए, फॉलो दैट स्टार। क्या तो उसके बाद किताबें शुरू की। इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट्री, अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखें, आपको अगर अच्छा है तो आपको याद रहेगा क्या बोले हैं लोग, लेकिन किताबें जो है अलग चीज है। किताब जो है उम्र भर के लिए है, एक हफ्ते के लिए नहीं है, और फिर 10 साल के लिए नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ ये जो आप बोल रहे हैं टॉकिंग फिल्म्स, आई एम होपिंग इट विल बी बियॉन्ड माय लाइफ एंड बियॉन्ड जावेद साहब्स लाइफ। तो बुक्स हैव अ वैल्यू दैट फिल्म्स डोंट, तो इसलिए किताबें शुरू की। आई एम सॉरी माय हिंदी इज सो बैड। No, that's totally fine. At the end of the day, the content matters. ओके। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम, एक जरिया है वो अपनी बात पहुंचाने का, और ललन टॉप के व्यूअर्स समझते हैं। हाँ, लेकिन तमीज से जरिया होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। मे आई आस्क वन मोर क्वेश्चन related to this? How do you approach your subject? I mean, you you discuss, you decide, then you realize कि अच्छा ये एक टॉपिक है या ये एक शख्सियत है जिसको एक्सप्लोर किया जाना है, then you get in touch with them. प्रिपरेशन वो कैसी होती है? क्योंकि इनमें से कई शख्सियतें ऐसी हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, गुरुदत्त हो, या बहुत सारे, आपने मुगले आजम पे काम किया, कि काफी कुछ है। तो वो नॉवेल्टी फैक्टर कैसा रहे जिसको हम बोलते हैं कि एक नई दृष्टि मिले, एक नए किस्म का इंसाइट मिले उसी चीज को देखने का। अच्छा, मैं ये करती हूँ, मैं शख्सियत के बारे में ज्यादा पहले रिसर्च नहीं करती, ओके। मैं उनके काम पे करती। तो अगर लता जी ने इस तरह से ये गाना गाया या गुरुदत्त जी ने इस तरह से शॉट लिया, तो जो सवालात होते हैं वो उसी के ऊपर, जैसे काम कैसे करते हैं आप। जैसे आप अगर किसी आई डोंट नो सम वेरी गुड शेफ से पूछें व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन कुकिंग, तो कुछ ना कुछ बोल देंगे। लेकिन आपको अगर वो उनसे पूछे कि क्या फर्क है मसूर की दाल में या तुअर की दाल में पकाने में, तो फिर वो बहुत एक्साइट होके आपको बोलेंगे। तो आप पहले जो है, you should choose, you should understand their work. What is special about Gurudat? एक सवाल, I'll give you an example. जी। मुझे हमेशा लगा कि गुरुदत्त की फिल्म में जो गाने हैं वो बहुत ही इंटीग्रेटेड है स्टोरी में और बहुत ही इंटीग्रेटेड है डायलॉग में। तो मैंने मजरू साहब को कहा कि आप गाने लिखते थे गुरुदत्त जी के लिए, आप ये बताइए तो हाउ इज दिस इंटीग्रेशन हैपनिंग। He said something brilliant. He said, गुरुदत्त जो है वो ओपनिंग म्यूजिक नहीं होता था उनका, सीधा डायलॉग कट से पहला लाइन अपने गाने का, तो ऐसा लगे कि इट्स कंटिन्यूएशन ऑफ द डायलॉग। ही सेड अगर आप ओपनिंग म्यूजिक है तो आप सब ऑडियंस अपने आप से बोलेंगे कि पीछे बैठ जाओ गाना आ गया, और वो दूसरी जोन में चले जाएंगे। लेकिन आप अगर कहें जैसे कि वो कहते हैं अच्छा आपने क्या कहा, सुनिए क्या कहा, जाने क्या तूने कही, वो जवाब देती है। या फिर रहमान कहता है अच्छा अगर वो हमारे शायर आज जिंदा होते तो उन्हें महलों देते, ये देते वो देते, जवाब आता है ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। तो क्या है वो इमीडिएटली कनेक्शन हो जाता है। Now this is very interesting. It is.
You know, how do you make the audience like go slip into the song? If you had a, और आप प्यासा में देखें जो गाने हैं, जो बड़ा ओपनिंग म्यूजिक है, वो थोड़ा बहुत वो क्या है, either comedy, सर जो तेरा चकराए, it's completely different, and the other one हम आपकी आंखों में, that is a fantasy, तो उधर म्यूजिक रखा है. लेकिन जो सीरियस गाने हैं जैसे कि जिन्हें नाज है हिंद पर, या ये दुनिया अगर मिल जाए, और या वो भी जाने वो कैसे लोग थे जिनके, सब लोग, सब ये शॉट देखेंगे तो कोई म्यूजिक नहीं है पहला लाइन से पहले, पहला जो शेर है उससे पहले म्यूजिक ही नहीं. So you talk about मूवी महल जी. और अमिताभ बच्चन पर जो डॉक्यूमेंट्री है फॉलो दैट स्टार, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्योंकि अमिताभ अपनी लाइफ के एक बड़े मुश्किल फेज से गुजर रहे थे तब. वो एक बार एक्टिंग छोड़ के पॉलिटिक्स में गए, इलेक्शन लड़े, एलिगेशंस लगे, उन्होंने रिजाइन किया एंड देन ही वाज ट्राइंग टू कम बैक, जो कि उनका बहुत लंबा फेज चला, क्योंकि कम बैक में उन्होंने 4 से 8-10 फिल्में की और खुदा गवाह के बाद ही डिसअपीयर्ड अगेन एंड देन ही केम बैक विद मृत्युदाता, लाल बादशाह एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन वो फाइनली उनका अराइवल हुआ मोहब्बतें से, जब उन्होंने जिसको कहते हैं अपनी एज के रोल करने शुरू किए. तो वो जो एक 10 साल 12 साल का पीरियड था, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू वर शूटिंग. I was shooting when he was making खुदा गवाह. Okay. So it was before that time. But मैं एक बात बोलूं, I was very lucky, Saurabh. क्यों? I was doing this work before satellite television. Okay. Before ये जो आप हजारों वेबसाइट्स हैं, हजारों फिल्में हैं, before all that. तो अगर आप किसी से पूछें, आप नौशाद साहब को फोन करें या अमित जी को से बात करें और आप बोले मैं ये करना चाहती हूँ, वो उनके घर पे या उनके दफ्तर में एक बड़ा क्यू नहीं था इंटरव्यू वाले जो फिल्म करना चाह रहे थे. तो इसलिए there was an advantage. I was new and you see अमिताभ जी he decided कि हाँ बोले फॉलो द स्टार के लिए जब वो उन्होंने मूवी महल देखी. जब मूवी महल देखी तो उनको पता चला कि ये अलग चीज है तो मैं करूँगा. और लता जी ने मेरी डॉक्यूमेंट्री गुरुदत्त जी के ऊपर देखी और फिर they agreed. It wasn't because I was charming. It was my work. Really. And how was the experience shooting with matlab, this may sound like a very childish, kiddish kind of question, but still I'll ask, when we meet these film stars for the first time, yes, तो एक उनका ऑरा रहता है, थोड़े से हम ऑ में रहते हैं, या ही इज अमिताभ बच्चन और शी इज लता मंगेशकर. So how do you neutralize that feeling, because you can't be in awe of the character because you have to maintain that objectivity. एक बात बोलूं, मैं I was not their fans. I love their work, I admire their work, but I wasn't a fan. I was like a researcher and I was very curious कैसे काम करते हैं और सब. और एक और बात, अगर ये जो आप कह रहे हैं ना, this kind of पिघल जाते हैं इंसान, वो यूसुफ साहब, दिलीप कुमार, I would completely melt in front of him. और अगर मैं कभी गुरुदत्त जी से मिली तो I would have melted in front of him. लेकिन उसके बाद कोई खास नहीं, no melting, but a great admiration and great respect. For me, Lata ji is one of the most deeply talented people I have ever met. जो भी देखें आप, अच्छा गाना हो या बुरा गाना, वो हमेशा सुर में गाती है, हमेशा focused है, और she just respects her work. And this is beautiful, to respect your work. मेरे सामने तो लता जी का जिक्र आता है तो पता नहीं क्यों पिछले कुछ वक्त से लता जी का जिक्र आते ही सबसे पहला गाना जो मेरे कान में गूंजता है वो है ज्योति कलश छलके. आई मीन वो बहुत, जिसको हम बोलते हैं ना तादाद में, वो बिल्कुल उनकी छवि, उनका गायन, उनकी अप्रोच, और वो गाना लगते है कि वो चीज साक्षात ज्योति कलश. Absolutely, आप सही कह रहे हैं कि जो जिसने लिखा था वो गाना, पंडित नरेंद्र शर्मा, लता जी was very close to him. Yes. So in fact, आपने जिक्र किया कि वो कहती भी है कि मैं पंडित जी को बहुत मिस करती हूँ. He was like a guardian to our family.
So maybe, I don't know, but maybe Pandit ji had her in mind. So maybe you're absolutely right. It is connected to her shakhsiyat. Maybe, we don't know. पंडित जी आज नहीं है तो नहीं पूछ सकते हैं, but शायद जी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे जब आपने शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन ये दो एक कंटिन्यूटी में जो जिसको हम बोलते हैं कि सुपर स्टारडम, एक जो राजेश खन्ना साहब से शुरू हुआ, सो यू शूट, आप उनके वेरियस एक्सपेक्ट्स घर पे स्टूडियो में बात कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, फिर वो एडिटिंग टेबल पे कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ये मुश्किल हम लोग भी कई बार फील करते हैं कि हमारे पास बहुत कंटेंट आ गया है, अब इसको समराइज कैसे करें, इसको स्ट्रीमलाइन कैसे करें। कभी ऐसा भी होता है कि कोई बड़ा बहुत अच्छी चीज है लेकिन छोड़नी पड़ रही है, वैसा पड़ती है। क्या है कि बात ये है कि दोनों, अमित जी या शाहरुख, दोनों बहुत ही दे वर वेरी इजी इन एक्सेस। ऐसे नहीं कहते थे कि आज ये मत शूट करो, मेरा एंगल इस तरह से मत शूट करो, अगर मैं ये कर रहा हूँ मत शूट करो। वैसे बिल्कुल ना अमित जी ने कहा ना शाहरुख ने कहा। तो आई वाज वेरी लकी। कुछ लोग आज शायद बोलते हैं कि अभी मत शूट करो, मूड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। बहुत खुले दिल से हमें उनके काम करने दिए। बट एडिटिंग, I will say Shahrukh was more difficult. Amit ji doesn't speak a lot. शाहरुख बहुत ही बोलते हैं और हर एक चीज इंटरेस्टिंग है, तो उनका जो कट एडिटिंग करना और मुश्किल है। लेकिन इन दी एंड आप जानते हैं कि आपके पास 90 मिनट्स है, तो मैं चूज करती हूँ जो जो बोलते हैं शाहरुख, इट शुड बी स्टोरी टेलिंग। ऐसा लगे कि हल्की सी कहानी भी आ जाए डॉक्यूमेंट्री में, और वो जो हल्की सी कहानी है वो कैसे आती है, वो जो लोग बोलते हैं उससे आती है। सो इफ यू अलाउ, you take the pieces where the person is telling you a beginning, middle and end, then you structure the documentary like that. So it's storytelling. इसलिए आप सिर्फ अगर दिखाएं शाहरुख को 2 घंटे के लिए, सब लोग बोर हो जाएंगे। आपको भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और वो है स्टोरी टेलिंग। यू हैव टू मेक देम इंटरेस्टिंग, बिकॉज फिल्म इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। क्यों? इसलिए कि एक जो पिक्चर आ जाती है या इमेज आ जाती है, वो अटक जाती है दिमाग में। तो दे आर ट्रस्टिंग यू विद इमेज ऑफ themselves that will change, but the film freezes that image. जिस तरह से हम लोग गुरुदत्त को के बारे में सोचते हैं, वो है जैसे वो थे प्यासा में, लेकिन शायद वो ऐसे नहीं थे। लेकिन अगर इमेज इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए तो यू कांट चेंज द आइडिया ऑफ दैट पर्सन। सो इट इज अ बिग, दे हैव टू ट्रस्ट यू टू लेट यू सो क्लोज। अब मैं इस किताब पर आता हूँ जो नियोगी बुक्स ने छापी है। अंग्रेजी में भी ये किताब है और इसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी है। मैंने हिंदी में ये पढ़ा है, और नेता नगरी में और अपना इंस्टाग्राम पे ब्लॉग है ग्रामी, उस पर भी जिक्र किया है। 1991 में आपने लता जी पे डॉक्यूमेंट्री बनाई। फिर ये किताब का ख्याल कैसे आया? क्योंकि डॉक्यूमेंट्री तो आपने कई सब्जेक्ट पे बनाई है, कई कैरेक्टर्स पे बनाई है। बात ये है कि बहुत सी चीजें फिल्म में नहीं आ सकते थे, इसलिए आप अभी भी कह रही थी एडिट करना पड़ता है। और मैं सोचती हूँ जो किताब है और फिल्म है ये बहुत अलग चीज है। इसलिए किताब आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, और फिर जो किताब जो है वो इट कैन बी कोटेड, लाइक मीन आप बोल सकते हैं कि लता जी ने ये कहा इसलिए इस किताब में है। आप कोट नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट्री, आप हजारों डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, आप उनसे कोट नहीं करेंगे। तो इतना मटेरियल था, और लता जी इज सच एन इंटरेस्टिंग पर्सन। मैंने सोचा कि जरूर किताब करना चाहिए, और मैंने जब उनसे पूछा तो वो बोला करिए, ठीक है। मुझे वो बहुत दिलचस्प लगा जो सपना लता जी देखती हैं, जो उन्होंने अपने घर वालों को बनाया। वो सपना बताइए मेरे दर्शकों को प्लीज। उन्होंने कहा कि वो हमेशा रिकरिंग, बार बार आता था ये सपना, और वो कहीं दूर समंदर के पास बैठी हैं, और सीढ़ियों, छोटी सीढ़ियां हैं, और वहां उसके ऊपर बैठी है, और वहां मंदिर है, और वो जो देवता है, मुझे लगता है कि वो देवता जो स्टैचू इज इन ब्लैक,
Yes. तो ये हमेशा ये ख्वाब आता था उन्हें. तो जब when she asked her mother, what is the meaning? इसका क्या है? You know, what is the meaning of this? And the mother said, एक दिन तुम बहुत famous हो जाओगी, and you yourself will become like an object of devotion, which is what happened. So, what was the process of writing this book? I mean, it was telephonic. You spent sizable amount of time with her. You traveled continuously. How was it? When we were doing the documentary, काफी काम और काफी साथ रहे. और जब किताब किया था हमने तो टेलीफोन पे. मैं लंदन में थी तो मैं लता जी बहुत डिसिप्लिन है, तो उन्होंने कहा कि देखिए मंडे ट्यूसडे जो भी दिन देती थी, यू कॉल मी एट 10 o'clock. सो आई यूज्ड टू फोन हर एंड मेरी टूटी फूटी हिंदी में उनसे जवाब सवाल पूछती थी. और शी वाज वेरी काइंड, शी वाज सो स्वीट एंड शी वुड आंसर मी. आई विल देन रिकॉर्ड इट एंड कीप एवरीथिंग. फिर उसको ट्रांसक्राइब करके किताब ऐसे बनी, टेलीफोन पे बनी. और फिर जब मैं बॉम्बे आई तो उनके साथ बैठ के पूरा चेक किया. इसलिए टेलीफोन पे कभी कभी गलती भी हो जाती है, सुनते नहीं हैं ठीक. सो देन वी यूज्ड टू डू इट एंड दिस वाज बिफोर मोबाइल में थे उस जमाने में. तो कनेक्शन वाज लैंडलाइन एंड इट वाज वंडरफुल. I mean, it has to be when Lata on the other side is singing, खामोश है ज़माना, चुपचाप है सितारे, आराम से है दुनिया, बेकल है दिल के मारे. I was so moved that day. मैं तो बिल्कुल I was like, ये क्या हो गया है? क्या हुआ था कि मैंने दीदी से पूछा कि देखिए ये जो गाना है आएगा आने वाला, उससे पहले एक दोहा है या वो कुछ वर्स है, शेर है, वो क्या है मैं जरा लिख लूं. तो उन्होंने कहा लिखो, मैं गाती हूँ. तो फिर उन्होंने गाया और साथ साथ मैं लिखती गई, खामोश है ज़माना, चुपचाप है सितारे. बट आई मस्ट से, जैसे बोलते हैं यो रोंगटे खड़े हो जाते हैं वैसे हो गया था. I couldn't believe it and I thought, my God, I'm so lucky, so lucky. Before we start on a life journey, इस किताब में बड़ी खूबसूरती से लता जी के बारे में, लता दीदी, लता भाई और हमारी उम्र के लिए तो दादी, तो उनके बारे में कई जो गलत खबरें, अफवाहें फैली हैं, चाहे वो मास्टर विनायक वाली बात हो या दूसरी बात हो, किसी से एसडी बर्मन दादा से झगड़ा क्यों हुआ उस पर बात हो, ओपी नैयर के साथ काम क्यों नहीं किया, तो वो सब भी आपने खूब साफगोई से पूछा और उन्होंने बताया. मैंने नहीं पूछा, इसलिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. क्यों इंटरेस्ट क्यों नहीं है? मैं उनकी जिंदगी और उनकी आवाज सुनना चाहती थी और उनकी कहानी सुनना चाहती थी. क्या है कि जब हम लोग सब काम करते हैं, और ये आप भी बोलेंगे कि ये सही है, जब आप सब काम करते हैं किसी के साथ भी झगड़ा तो जरूर होना है. लेकिन और भी चीजें होते हैं, दोस्ती भी होती है, झगड़े भी होते हैं. लेकिन if you only talk about the झगड़ा, you forget about all those days when you had a lovely evening together. Yes. So the tendency आज की जो जमाना है वो है कि concentrate on the झगड़ा. Controversy, headlines, sensation. They are not interested in nice times. They want people making trouble. But बहुत सारे हैं जो कर सकते हैं. I am incapable of doing it. मुझसे होगा नहीं. इसलिए मैं सोचती हूँ अपनी ही जिंदगी में काफी झगड़े किए मैंने. मैं भी मुंह फट बन सकती हूँ, मैं भी मुंह फट हूँ. तो how can I judge somebody else? I can't judge. लेकिन वो सारे इंसिडेंट आए हैं किताब में. मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी सवाल थे, जैसे उन्होंने खुद ही कहा कि इंटरनेट पर इस तरह की चीजें लिखी हैं कि जब मास्टर विनायक की डेथ हुई तो भगवान दत्तात्रेय मेरे सपने में आए, और फिर आपने उनके हवाले से लिखा है, तो उन्होंने सीधे कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. Talking about controversy is different from fact checking. Yes. I don't know fact checking कैसे बोलते हैं हिंदी में, लेकिन तथ्यों की जांच. हाँ, तथ्यों की जांच, तथ्यान्वेषण बहुत संस्कृत में शब्द है. तथ्यों की जांच हिंदुस्तानी में क्या बोलेंगे? हिंदुस्तानी में बोलेंगे कि जो सही और गलत है उसकी खोज खबर. तो फैक्ट चेकिंग करना चाहिए. कुछ चीजें जो
rumors जो फैलती हैं, but it's connected to music and her work, उसको फैक्ट करना, चेक करना चाहिए। इसलिए आपका जो आप अगर किताब लिखेंगे किसी के ऊपर, if you don't fact check, then उसके 10 साल के बाद कोई और लिखेगा और आपका जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो आगे बढ़ेगा, और फिर वो उनका जो किताब है वो भी आगे बढ़ेगा, और फिर इंटरनेट पे तो आगे बढ़ता ही जाता है, और फिर बड़ा पहाड़ बन जाता है। Ma'am, you will be happy to know that in our website we have a dedicated fact check section called Padtal. Okay. Where people submit. I mean, they receive various things on WhatsApp, they see something on YouTube, Facebook. They submit it to us. We have a dedicated fact check team, जो फिर बताती है कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या out of context है. And in the time of post truth, this is very important as well. Very important because जो हिस्ट्री है, इतिहास जो है वो कंप्लीटली वो सब्जेक्टिव है। आप ये जो आज चल रहा है कोरोना वायरस, आप अपनी आंखों ही से देखेंगे ये क्या है, आप अपने आंखों से देखेंगे और मैं अपने आंखों से देखूंगी, तो ये जो अब 20 साल के बाद ये इतिहास हो जाएगा, बट इट्स सब्जेक्टिव इतिहास। सो यू हैव टू रियलाइज कि अगर आप लता जी से बात करें या नौशाद साहब की बात करें, हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम समवन एल्सेस पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं हो सकता है। जब मैं इस किताब के पहले सेक्शन को पढ़ रहा था तो ये मेरे ऊपर फैक्ट खुला कि लता जी का नाम हृदया भी हो सकता था। हाँ, क्या है वो किस्सा उनके बचपन का? आई थिंक दैट मुझे ऐसा लगा कि उनकी अभी याद नहीं है ठीक से, बट आई थिंक व्हेन शी वाज बोर्न नाम दिया था, और उसके बाद आई थिंक पिताजी ने कहा नहीं लता। हाँ, वो भाव बंधन नाटक में एक लतिका का कैरेक्टर था ऐसा, और फिर लता इज अ ब्यूटीफुल नेम, beautiful, and I can't imagine her being called anything else. It suits her. There is a it's phonetically pleasing, जो it sounds nice. जैसे कि Mukesh has a very nice sound. Yeah. And Lata has a very nice sound. कैसे, जैसे किताब में तो हमने टेक्स्ट लिखा है, पढ़ लिया, लता जी कैसे रिएक्ट करती थी जब वो अपने बचपन का जिक्र करती थी कि मैंने गाना गाया, पिताजी को पता चला तो वो मराठी में बोले फुत्तुर मागे ले, मेरे तो भाग्य ही फूट गए, लड़की गाना गा रही, तो बहुत डर डर के छिप छिप के इनिशियली गाना गाया या नाटकों में काम किया, और बाद में हालात ऐसे हो गए कि घर चलाने के लिए उनको एक्ट भी करना पड़ा, गाना भी पड़ा। तो मतलब जब पलट कर हम इतने दशक पहले की चीज देखते हैं तो वो बहुत ही फिलोसफर टोन में होता है, या आप दाखिल होके फिर से वैसे इमोशनल हो जाते हैं? हाउ वाज इट व्हेन शी वाज आंसरिंग दीस थिंग्स? मुझे लगा कि शी वाज वेरी ऑनेस्ट। देखिए, वो द फैमिली वाज इन थिएटर। थिएटर में तो कोई वो इट वाजंट अबाउट इज्जत की बात नहीं है थिएटर में काम करने। बात ये थी कि उस जमाने में फिल्मों में जाना थोड़ा सा बुरा लग रहा था। थिएटर तो चल रहा था और लोग खानदानी लोग भी काम कर रहे थे। सिनेमा में थोड़ा सा वो टाइम लगा, और उसके बाद जब उनकी जो वालिद हैं दीनानाथ मंगेशकर, जब उनकी when he died, लता जी is a very responsible person. आप ये देखें, अगर वो बोलती हैं ये करोगी तो करती है। So when she saw her family needed her to work, needed the money, needed to keep the house fed, वो जरूर काम करेगी। आज भी अगर आप देखें, काफी बच्चे काम करते हैं। When the parents have nothing, they are working. And उस जमाने में अगर वो काम शुरू किए थे, she was a teenager, it was normal. How could she sit at home and see no one helping? And her brother was too young. ये सब, it's usually it is the, what is also very interesting about Lata ji is that she had to take on the responsibility as a woman at a time when that responsibility would be a man's responsibility.
The man of the house will do all that. But she had to take all that responsibility. So it makes the character very strong. What a beautiful coincidence that her first Hindi song was Hindustan ki logon ab to mujhe pehchano. I mean, you think of it, she sang it in 1943. It was a Marathi film, Gajabhav. Yes, you've got a great memory. Yes. Yes, it is true. It is true. And nobody will forget her. Yes. You know, in history, आप देखिए अभी 200 years, 300 years from now, this lady will not be forgotten. Yes. So, how was it when she was talking about कि जो इनिशियल फेज था गाना गाने का, आजादी के पहले और आजादी के ठीक बाद, क्योंकि वो जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक टर्माइल वाला फेज था. कई चीजें लाहौर से मुंबई आ रही थी, कई लोग यहाँ से वहां जा रहे थे. एक सिर्फ वो बॉर्डर पे एक्सचेंज नहीं हो रहा था, फिल्म इंडस्ट्री में भी एक बंटवारा हुआ था. तो उस चीज के ज्यादा नहीं हुआ था. कोई और अभी 2-3 दिन पहले किसी ने कहा कि ये इंडस्ट्री तो पार्टीशन के बाद बनी. इट्स नॉट ट्रू. आप कपूर फैमिली को देखे, खानदान, वो 1930 से इंडिया में ही है, कलकत्ता में थे, फिर बॉम्बे आए. आप दिलीप कुमार को देखे, वो लोग सब लोग, देविका रानी, सब लोग यही थे इन द 40s. मुझे लगा कि इन जो लोग आए थे, आई डोंट नो अगर बी आर चोपड़ा व्हेन ही केम, मुझे लगता है कि बिफोर पार्टीशन. आई डोंट थिंक इट वाज रिजल्ट ऑफ पार्टीशन. मुझे ऐसा नहीं लगा. नो मैम, आई डिड नॉट से दैट इट स्टार्टेड. आई सेड कि डिवीजन हुआ है. कई कलाकार चले गए मुंबई से. दैट्स व्हाट आई मेंट टू से. जैसे नूरजहां चली गई. That's one singer. And then Meena Kapoor, I think. Meena Kapoor went. But I'll say one thing. If you look at that period, the end of 40s, जो cinema है ना, it became very modern and many young actresses were playing in the cinema. और जो आवाजें थी, singing stars was finished. So Noorjahan, how long would she have sung? Playback करती थी? नहीं. Suraiya तो नहीं किया playback. So the new voice was needed. And the new young voice was Lata ji. आप अगर फिल्म आप देखिए 1949 में महबूब साहब ने अंदाज बनाई. There's a beautiful duet with two voices, शमशाद बेगम and Lata ji. वो डरना मोहब्बत कर ले. And that very handsome Dilip Kumar is playing the piano. याद है आपको? So both of them are fida on this man playing the piano. But anyway, डरना मोहब्बत कर ले चल रहा है. But you can see one thing. This voice was representing young women. Shamshad Begum, Amir Bai Karnataki, all of them were representing a much more, a kind of a mature woman voice. I don't know अगर आप agree. वो एक हिंदुस्तानी जबान में शब्द है ना, शोक. अच्छा. हाँ, तो शोक थोड़ा सा जो टीनेज या बिल्कुल जो इनिशियल यंग एज वाली जो आवाज है, जिसमें एक किस्म की शौकी हो, चुहलपन हो, थोड़ा सा खिलंदड़पन हो, थोड़ा स्पोर्टी सी, you know, youthful. Yes. अगर आप देखिए 1940s में बरसात और सब, नरगिस जी भी जवान थी, राज कपूर भी जवान थे, वो लोग सब सिनेमा बना रहे थे. तो in that it was normal that a new young voice would come. It was normal. Because Shamshad Begum was associated with an older generation of actresses, an older generation of characters. And so was Noorjahan, and so was Suraiya. The youthful voice was Lata ji. और सब लोग वही चाहते थे. There was a wonderful quote मैंने कहीं पढ़ा था कि मीना कुमारी ने कहा कि अगर लता जी हमारे लिए गा रहे हैं तो हमें एक्ट करने की जरूरत नहीं है. Because there's so much emotion and storytelling in her voice. और एक बात आप जरूर बोलेंगे कि हाँ, अगर आप रफ़ी साहब या मुकेश जी या कलर साहब या लता जी या आशा जी के गाने आज सुने, आप पेंसिल और पेपर लेके हर एक लफ्ज, हर एक शब्द लिख सकते हैं. इसलिए इतना साफ है जबान और गाने में
इतना साफ है। आप अगर आजकल के गाने देखें, मुझे लगता है 3-4 बार सुनने पड़ेंगे टू गेट ऑल द वर्ड्स। ये तो है, मतलब वो एक बिल्कुल टेक्स्ट बुक लेसन की तरह है, उस तलफ्फुज को सुनना, डिक्शन को सुनना, कि वो सप्तपदी में है, आलाप है, क्या है, कहाँ रस है, कहाँ दीर्घ है। ये सब सही है, और एक और बात उसके ऊपर भी है, आई मीन ऑन टॉप ऑफ दैट, घर पे वो हिंदुस्तानी या मराठी या उर्दू बोलते थे। आजकल हम लोग सब इंग्लिश बोल रहे हैं, तो माइक के सामने यूं आपको हिंदी या हिंदुस्तानी बोलना पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन आप हमेशा 24 आवर्स अगर बोल रहे हैं तो आपका डिक्शन अलग हो। हाँ, इनफैक्ट ये डिक्शन को लेके ही यूसुफ साहब जो इनिशियली एक कमेंट किया था, जो लता बाई को लगा कि नहीं मुझे काम करना है, क्या था वो वाकया? हाँ, वो उन्होंने कहा कि अगर लता जी महाराष्ट्रन है तो वो हिंदी और उर्दू कैसे बोल सकती हैं। तो फिर लता जी ने, कोई और होता सौरभ, वो कहते अरे ये कौन है बोलने वाले। हम्म। लेकिन लता जी ऐसे नहीं थी, वो फौरन जाके एक मास्टर जी को जॉब दिया कि वो उर्दू सिखाए। शी wants to prove she can do it. उनका ईगो is about making it a good song. It is not about being offended. बुरा नहीं लगा उनको, बुरा लगा कि यूसुफ साहब बोल रहे हैं, लेकिन बुरा माना नहीं। वो फौरन जाके किसी ने उनको पढ़ाया उर्दू। और काफी लोग बोलते हैं जब वो बंगला गाती हैं तो बंगाली में, बंगला में यही है, बहुत साफ है वो। She has a very good ear. मैं जो बोल रही हूँ stupid thing because it's normal. Musicians have very good ears. तो वो समझ जाती है। Where is the stress? आपने वो किताब में एक एनेक्डोट का जिक्र किया है जिसमें नरगिस की मदर जद्दन बाई वो गाना सुन रही हैं, और फिर जब वो बाहर आती हैं तो वो कहती हैं अरे तुम महाराष्ट्रियन हो, तुम्हारी उर्दू तो बहुत साफ है, तुमने बगैर शब्द को जैसे बोला। हाँ, और आप कोई भी गाना उनके सुने, आपको नहीं, आप सोचेंगे कि बिल्कुल उर्दू बोलती हैं या बंगला बोलती हैं या तमिल भी बोलती हैं। You know, I mean, she has fantastic diction. पाकीज़ा के गाने जब हम सुनते हैं तो वो जो राजस्थानी छाप वाला म्यूजिक है गुलाम मोहम्मद साहब का, और मतलब जो डिक्शन है वो तो बहुत दुरुस्त है ही। बहुत दूर से, और ये बहुत मुश्किल चीजें हैं, बहुत मुश्किल चीजें। ऐसा लग रहा है कि आसान है, इसलिए इन सबों ने ऐसा हमें सुना काम जो किए, मुकेश जी या रफी साहब या लता जी, they made it very easy, but it's not easy. This is not easy. That is why every century people like this are born. एक टू अंडरस्टैंड लता मंगेशकर एंड हर वर्ल्ड, एक हमें जरूरी सिरा मिलता है आपकी किताब पढ़ते हुए, जहां पर वो एक गाने का जिक्र करती हैं, हाय छोरे की जात बड़ी बेवफा, और उस दौरान दुरानी साहब ने उन पर जो एक पर्सनल कमेंट कर दिया था उनके नेकलेस पे। सो दैट शोज मी हाउ अटेंटिव शी वाज कि आई एम इन दिस इंडस्ट्री, आई एम फ्रेंडली, बट दिस इज इट, आई मीन देयर हैज टू बी अ लिमिट। Yes. Don't forget, it was an industry of men. यस। Now, she may have been in some situations in the studio, yeah, recording studio. She may have been the only lady there. और कौन थे? And the kind of struggle they had to, I mean, face and do. जैसे वो महल का जिक्र कर रही है कि जब ये रिकॉर्ड पहले आया था तो उसमें कामिनी नाम लिखा हुआ था। सो दैट स्ट्रगल की प्लेबैक सिंगर्स थे, जैसे आज की तारीख में व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिरिसिस्ट इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि जब आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे या दूसरी जगह गाना डालें तो लिरिसिस्ट का नाम भी दें, जो शायद साहिर साहब के जमाने में शुरू हुआ था। साहिर साहब ने कहा था कि ऑल इंडिया रेडियो कि आप अगर किसी के नाम डालें, यू हैव टू पुट आवर नेम, एंड वो जीत गए थे। तो उसके बाद उनका सब आया था नाम। मैं हैरान थी कि अब नहीं आ रहा है। Why are the lyricists asking again? They should not ask, it should be there. लफ्जों के बगैर ये गाना कैसे ये कोई क्या गाएगा? You don't whistle the song.
दूसरी चीज जो मुझे इस किताब पढ़ते हुए बहुत छू गई दिल को, वो ये है कि हम कई दफा गाना सुनते हैं। हम गाना सुनते हैं तो हम फिल्म की सिचुएशन सोचते हैं, जिन एक्टर्स ने उसमें परफॉर्म किया उनके एक्सप्रेशन सोचते हैं, वर्डिंग सुनते हैं, म्यूजिक और सिंगर, है ना, ये मोटा माटी 4-5 चीजें रहती हैं। लेकिन किताब को पढ़ के पता चला कि अच्छा इन सब के पीछे भी क्या था, कि जैसे लता भाई एक्सप्लेन कर रही है कि आएगा आने वाला का वो फील आना था, तो मैं पीछे से गाते हुए माइक की तरफ मूव कर रही थी। या नैनो में बदरा छाए में मदन भैया कितने नाराज हो गए, उन्होंने गुस्से में शीशे पे वो मारा, तो आप सोचिए कितना टेंस माहौल होगा। या एक आध गाने में उन्होंने जिक्र किया कि मुझे बहुत तेज बुखार था, वो बैजू बावरा का गाना, और हम सुनते हैं तो झूले में पवन के छाई बाहर, तो हमें लगता है अरे ये तो बड़ा शौक गाना है, बड़ा यूथफुल गाना है। एंड थिंक ऑफ इट कि अच्छा शी हैड 103 और 104 डिग्री टेम्परेचर Yes. That is फ़ारेनहाइट, सॉरी। that's the magic. Magic. आप कुछ रिकॉर्ड करेंगे, किसको पता है कि क्या होगा उसके साथ, कुछ किसी को नहीं पता है। वो आएगा का जो इंसिडेंट है वो है कि उस जमाने में जो हमारे फेडर्स है इन द मिक्सिंग, जो द साउंड इक्विपमेंट वो नहीं थे। और 1949 में जो आजकल का इक्विपमेंट है, जो आपके आईफोन का जो साउंड है वो उस जमाने की माइक्रोफोन से भी बेहतर है। और उस जमाने में किस तरह से करना, ये एको इफेक्ट, बटन बटन थे ही नहीं दबाने के लिए। तो उन्होंने सोचा, मुझे लगता है खिमचंद प्रकाश जी, कमाल अमरोही साहब और लता जी ने सोचा किस तरह से करें कि आवाज दूर से आ रही है, इसलिए फेडर, अपना जो माइक्रोफोन है उसमें फेडर नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि वो कोने पे खड़े रहें और उधर से वो शेर गाए, खामोश है जमाना। और जब वो शेर खत्म हो जाए तो फिर वो माइक्रोफोन के नजदीक है और साउंड आएगा आएगा आने वाला। But this means you using your intelligence and your imagination. आज तो आप बटन प्रेस कीजिए और काम चल जाएगा। तो हर एक गाने के पीछे, हर एक गाने के नहीं, but I'll say 50% of the songs have a story, and the one story that interests people are the hit songs. आप कोई भी गाना ले, अगर हिट नहीं हुआ तो की कहानी छोड़िए, किसी को परवाह नहीं है। जस्ट अ फैक्ट करेक्शन, जो जो बुखार वाला गाना है वो बैजू बावरा का, वो है तू गंगा की मौज में जमुना की धारा, हो रहेगा मिलन, नॉट द झूले की पवन में आई बहार। हाँ 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 I हाँ। should stand corrected. And she Yes, had 103 Fahrenheit temperature. yes. मेरे मुंह से डिग्री निकल गया था। सोचा था। दर्शक नसरीन जी क्या है, हमारे बहुत अटेंटिव है, हाँ। तो जरा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाता है तो वो पूरी तमीज के साथ, लेकिन दे पॉइंट इट आउट। Oh, they pointed out very quickly. You Oh have to, yes, they do. oh my God. And they don't even think that जब हम लोग we get old, our memory gets confused. तो वो they don't forgive us. लेकिन अगर उनकी उम्र हमारी उम्र हो जाए तो I'll see how many mistakes they make. But बहुत लोग हैं, they will not forgive you. But memory is a difficult thing. Memory, यादाश्त जाती है उम्र में। लेकिन लता जी की यादाश्त, my God, is better than mine. हाँ, She's 90 years old, but she's got a memory better than mine. अगर मैं उनको कुछ भी गाने के बारे में पूछूं, वो फौरन 2 शेर सुना देती है। ओ ये लफ्ज, ये है, ये फिल्म, ये है। My God, my God. when she was explaining about process of singing, तो उन्होंने कई चीजों में बड़ा जोर दिया कि गाने के बोल कैसे हैं। वो ये भी पूछती थी कि इंडोर है कि आउटडोर है। पिक्चराइजेशन, जैसे नंदा के ऊपर वो एक गाना फिल्माया गया है, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, उसका वो जिक्र करती हैं। और उसी क्रम में वो ये भी बताती हैं कि जब वो डुएट गाती थी किसी फीमेल प्लेबैक सिंगर के साथ या मेल के साथ, तो वो जो कैमरेडरी होती थी, वो जो कोलैबोरेशन का प्रोसेस होता है, वो बड़ा दिलचस्प होता है। जैसे मुकेश भैया खकारने लगते थे आवाज साफ करने के लिए, तो वो वैसे झूठा मूठा का गुस्सा दिखाती थी। और फिर किशोर दा हमेशा वो सबको हंसाते थे, तो इतने हंसते थे कि वो गा नहीं सकती थी। तो बहुत सी चीजें, देखिए वो बहुत ही अच्छे पर्सनालिटीज थे जो जिनके साथ काम किए, वो म्यूजिक कंपोजर्स, वो शायर, वो कितने पर्सनालिटी थे, जबरदस्त पर्सनालिटीज।
और फिर आप अगर इन लोगों से मिले और इन लोगों के साथ काम करें तो यू आर अ लकी पर्सन, लकी टू मीट सम पीपल लाइक दैट। अच्छा मैम, इसमें एक एक चीज मैंने ये भी देखी है कि कैसे वक्त के साथ कैनन चेंज होता है। अ, जैसे लता जी का बड़ा आग्रह बताया जाता है कि वो हल्के गाने नहीं गाएंगी, गलत मीनिंग वाले छिछले से। एंड देन शी एक्सप्लेन्स कि जब उन्होंने ये गाना गाया गोरे गोरे ओ बाके छोरे, तब भी कुछ लोगों ने आके बोल दिया कि आप इतना हल्का गाना कैसे गा सकती हैं। इसलिए बांके छोरे, यू नो, मेरी गली आया करो, दिस इज वेरी सजेस्टिव। हाँ। तो यू नो बोलते हैं, हर जमाने में बोलते हैं ये। आप वो गाना देखिए, चोली के पीछे क्या है, सब जी। लोग बिल्कुल हैरान हो गए, ये क्या है गाना। यू नो, सो हर जमाने में लोग सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं है, इट्स नॉट, इट्स वल्गर लिरिक्स, बट उसके बाद और भी वल्गर आ जाते हैं तो दूसरे वल्गर को भूल जाते हैं इंसान। अभी कौन परवाह करेगा गोरे गोरे के बारे में। और किसको याद नहीं रहेगा, आपको याद है, you know, most people won't even know it was Lata ji and Amir Bhai Karnataki singing, उनको याद भी नहीं होगा दूसरी आवाज कौन है और ये अपना ये कंपोजर कौन है। मुझे याद नहीं है लिरिसिस्ट कौन है, गोरे गोरे समाधि का गाना है, याद नहीं है कौन है। आप अमीर भाई कर्नाटकी का जिक्र कर रही हैं, उनका वो गाना दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना। और वो लता बाई को भी बहुत पसंद है गाना। वो एक सवाल आप पूछती है जब वो जिक्र करती है ना कि और किसके गाने आपको पसंद हैं अपने कंटेम्परेरीज में, तो वो अमीर भाई के इस गाने का जिक्र करती हैं, या जोरा भाई अंबाले वाली का अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना। और फिर गीता दत्त के बारे में भी मुझको हाँ हाँ हाँ। वक्त ने किया, आई थिंक। क्या हंसी सी। मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कि जब वो अगेन मीडिया में बहुत सारे टेबलॉइड्स में लता वर्सेस आशा बहुत चलता रहा, लेकिन जैसे वो एक्सप्लेन करती है पूरी गरिमा के साथ कि आशा जी की फर्स्ट मैरिज कितना डिफिकल्ट पीरियड था, शी केम बैक होम एंड एवरीथिंग। और फिर जब वो उनके गायन के बारे में टिप्पणी करती हैं कि अच्छा वो हावड़ा ब्रिज का गाना है तो उसमें आइए मेहरबान में आशा जैसे आइए, तो वो लगता है कि बड़ी बहन बड़े गर्व के साथ बता रही है छोटी बहन के काम के बारे में। मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट हैं, सही आर्टिस्ट हैं, असल आर्टिस्ट हैं, दे ऑलवेज रिकग्नाइज जो खासियत है दूसरे आर्टिस्ट की। और जो भी हो, आप देखिए, if you have 2 or 3 talented people in the same family, they can be a problem. आप अगर देखें जैसे कि राज कपूर और शम्मी कपूर, शम्मी कपूर भी कहते थे उनको बहुत वक्त लगा to make an image for himself, बिकॉज राज जी थे और राज जी को सब पसंद करते थे। तो शम्मी कपूर ने क्या करना था, तो ही बिकेम दिस काइंड ऑफ एल्विस कैरेक्टर एंड ही बिकेम दिस याहू टाइप ऑफ फेलो इन तुम सा नहीं देखा। यू हैव टू क्रिएट योर ओन पर्सनालिटी। उनका भाई है, बट इट डजंट मीन दैट शशि, शम्मी एंड राज कपूर वर नॉट क्लोज एंड लव्ड ईच अदर। इट्स नॉट पॉसिबल। They loved each other, but they have to find their own space. इस किताब को पढ़ते हुए एक जगह जिक्र आता है जब मैं ठिठक जाता हूँ और थोड़ा सहम जाता हूँ, जब जिक्र आता है कि कोई लता बाई को जहर देने की कोशिश कर रहा था। शायद वो कुछ कुछ लोग बहुत जल गए होंगे। When anybody wants to destroy someone, it means they themselves are jealous. Jealous or they're angry with them, क्या जाने क्यों। But this, thank God it didn't work. और क्या बोल सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चला किसने किया। वो बोलती हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं चला क्या हुआ था, लेकिन it was happening. बिकॉज शी इज राइटिंग कि मैं तो बीमार थी, उषा रसोई में गई, पूछा डॉक्टर ने, हाँ, और चेक किया। बहुत बीमार हो गई थी, बट थैंक गॉड इट डिडंट वर्क। और क्या बोल सकते, यू नो। और फिर वो मजरू साहब को याद करती है कि कैसे वो बैठे रहते थे दिलासा देते हुए, रोज आते थे साथ में खाना खाते थे। वो बहुत पसंद करती थी मजरू साहब को, और मजरू साहब भी बहुत पसंद करते थे। क्या है कि मजरू साहब जो है, मैं मिली उनसे काफी बार नहीं, 5-6 बार। और वो बहुत वो भी काफी मुंह फट थी।
और फिर वो भी जो लोग उनके पास जो जहन, आई मीन इंटेलिजेंट पीपल, मजरू साहब लाइक्ड इंटेलिजेंट पीपल. इफ यू आर एन इडियट और नॉट सो ब्राइट, वो आपको तुरंत बता देगी. He would not keep it gentle. And Lataji is very, very intelligent. She's very intelligent and witty. बहुत हंसाती है. Witty भी. Very witty. And she and Javed साहब together क्या हंसते हैं दोनों साथ. You know, very witty, very witty. Very few people know that she was a music composer as well. Yeah, very few people. And you know, जो लोग कहते हैं कि लता जी ने ये मोनोपोली किया, वो किया, ये किया. If she was like that, why didn't she make a big show कि मैं कंपोजर भी हूँ? ज्यादा नहीं हुई. जो लोग रिसर्च किए उनकी जिंदगी के बारे में, उन्हें पता चला. और अपने नाम से वो नहीं दिया म्यूजिक, पहले किसी दूसरे नाम दिया था उन्होंने. It's not somebody with a very big ego. If you have a big ego, you want everyone to know what you are doing. I mean, to think of it कि ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद का म्यूजिक कंपोज करने के लिए पहले लता जी को कहा, and then she says कि I'm happy कि I said no to it, and Salil Chaudhary created what a fantabulous music. I mean, वो बहुत कमाल का म्यूजिक है आनंद का. But I'll say one thing about Lata ji. She had tremendous respect for people with talent. Tremendous. लेकिन इसके साथ साथ जो एक चीज उनको बड़ा बनाती है वो ये है कि विनम्रता अपनी जगह है, लेकिन वो अपने हक के लिए खड़ी होती थी. जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स में प्लेबैक सिंगिंग और उसके पहले जो म्यूजिक और लिरिक्स इन सबको दिया जाता था. इसमें जिक्र है कि शंकर जयकिशन को अवार्ड मिलना था. उन्होंने कहा कि आपको रसिक बलमा गाना है. लताबाई ने मना कर दिया कि नहीं गाएंगे. अवार्ड आपको मिल रहा है, हमको थोड़ी ना मिल रहा है. हम लोग सिंगर्स को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है. और फिर बाद में 1967 में अलग अलग वो कैटेगरी शुरू हुई, और उसके कुछ ही टाइम बाद फिर लता जी ने बोल भी दिया कि अब मैं नहीं लूंगी. और मुझे लगता है कि इवन द लिरिसिस्ट, उनको नहीं मिला था पहले फिल्म पहले. वो भी लड़े थे. हाँ, लिरिसिस्ट लड़े. फिर लिरिसिस्ट को मिलना शुरू हुआ 1959 में. 1959 में बेस्ट सिंगर को मिलता था. वो मेल फीमेल की कैटेगरी नहीं थी. और लिरिसिस्ट को मिलता था तो वो शैलेंद्र को मिला था. वो यहूदी का गाना है ना, ये मेरा दीवानापन है. बहुत अच्छा गाना है. या हमारे बड़ा कमाल का है. 67 से फिर वो कैटेगरी अलग अलग हुई. What a beautiful. शैलेंद्र जी भी क्या लिखते थे. अरे साहब. अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि अगले साल साहिर साहब का 100th बर्थ एनिवर्सरी है. तो मैं एक डायरी कर रही हूँ. उसमें हमने कुछ 30 लोगों से पूछा कि साहिर साहब के बारे में कुछ बोलिए. तो वो डायरी निकली. तो जब वो when it's out, I'll send you a copy. आपको बहुत. बट साहिर साहब क्या लिखते थे. और एक बड़ी बात है, जब मैंने लता जी से पूछा कि देखिए गाने में क्या अहम चीज है, ट्यून या बोल, तो बहुत सोची और उसके बाद उन्होंने कहा बोल. ये बहुत बड़ी बात है फॉर अ म्यूजिशियन टू से इट्स द वर्ड्स नॉट द म्यूजिक. और आप ये बता रही हैं और मुझे लता बाई की किताब के हवाले से ही वो हसरत जयपुरी के साथ बहस याद आ रही है संगम की. मैं का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया. एंड दे आर फाइटिंग कि नहीं लता जी कह रही है कि गाना ठीक नहीं है. एंड देन राज कपूर एक्सप्लेनिंग कि नहीं संगम में ये सिचुएशन है. हाँ, बिकॉज द बोल जो है, आपको जो गाना याद आता है वो बोलों से. अब मैंने मजरू साहब से पूछा एक बार, what is the thing that attracts us to a song? He said पहली चीज है आवाज, और फिर बोल, ये क्या कह रहे हैं, और फिर ट्यून इज लास्ट बिकॉज कैसे कह रहे हैं. Beautiful. He said first is the voice, then is the words, what are they saying, and then is the tune, how are they saying it. And it's true. आप अगर याद करें अपने फेवरेट गाने तो आप ट्यून नहीं गुनगुनाएंगे, आप बोल याद करें. Tell me what is your favorite song of Lata ji's.
आप बताइए। मुझे तो एक तो मैंने आपको बताया वो ज्योति कलश, और वो बहुत पसंद है, ओ बसंती पवन पावन। और अ, बैजू बावरा के गाने तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और अ, जो उनके शौक गाने भी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मतलब वो तो हमारी पीढ़ी तक, जो वो लगान के लिए प्रार्थना गाती हैं, हाँ, है ना, वो भी वो बहुत भी अच्छा। बहुत अद्भुत है। पुकार के लिए, पुकार फिल्म में एक उनका ऐसे ही गाना है। हाँ, तो वो अच्छी वो जब फिल्म। कहती है ना, तुमरे बिन हमरा को नहीं, तो वो जो एक भक्त की कातरता होती है ना, कि अपने आप को वो पूरी तरह डिवोट कर रहा है, तो वो लगता है कि उस आवाज में छलक रही है। हाँ, सही बात है, सही। आपका फेवरेट कौन सा है? बहुत मुश्किल, लेकिन I tell you which one. जाल का गाना है, चांदनी रातें प्यार की बातें। Oh, it is so soft and beautiful. हेमंत कुमार का मेल गाना है, ये रात ये हाँ, रानी, और फिर वो जवाब देती है कुछ सीन के बाद, चांदनी रातें प्यार की बातें। She sings beautifully. That one I love, and I also loved another one which is very beautiful. One was okay. आजकल फेमिनिस्ट हो नहीं पसंद करेंगे, पर आपकी नजरों ने समझा प्यार के अरे काबिल। वो बड़ा कमाल का गाना है। क्या गाती हैं वो। जी हमें मंजूर है अरे, आपका ये फैसला, कमाल का है। it's a beautiful song. It's she's talking to you. That is, यस, she's यू कैन फील द सॉन्ग इनसाइड यू। she's talking to you personally, and that is very very important. You know, जो भी किसी को भी आप देखें जो उनके फेवरेट गाने हैं, they feel that that song was made for them. That is a real hit. एक वो गाना भी बहुत, मतलब दो गाने और हैं जिनका जिक्र हो सकता है, जो कि वो कवर भी करते हैं। एक तो प्लेफुलनेस की हम बात कर रहे हैं, तो वो सावन का महीना पवन करे शोर। अब उसमें वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, और उसमें वो मुकेश जी समझा रहे हैं कि शोर नहीं बाबा शोर। तो वो करेक्ट, एंड देन दे आर लाफिंग कि आई एम करेक्टिंग लता भाई। Yes, yes. And yes, that is what Pyarelal ji or Lakshmikant ji say. When I interviewed them, they said everybody loved. कि how can Mukesh ji correct Lata Bai? It's not possible. तो सब लोग हंसे. You know, how और charming, very charming. और वो गाना तो आज भी सुनते हैं तो हमारी आंख में आंसू आ जाते हैं, "ऐ मेरे वतन के लोगों"। जब हम चीन से लड़ाई हारे थे 62 की, और उसके बाद अ, वो प्रदीप का लिखा कंपोज किया गाना जो लता जी ने गाया, जो कि फिल्म का गाना नहीं है Yes. किसी, और उसको फिर उन्होंने दोबारा भी गाया। और कहा जाता है कि नेहरू उसको सुन के रोने लगे थे, मतलब उन्होंने खुद आके कहा, बेटा तुमने तो आज मुझे रुला ही दिया। Really beautiful. और I think another one which is very very good. ज़्यादा लोग बोलते नहीं हैं, but the singing is beautiful. It's from Mother India. It's O Mere Laal Aaja. My God. When you see that scene and then she's calling Birju and वो गाना शुरू होता है, really it's so sad. It's so sad. But Lata ji and all these big playback artists, they really told a story. अगर ये गाना हो और वो आपको आवाज से या लफ्जों से एक कहानी सुनाए, आप कभी नहीं भूलेंगे उस गाने, कभी नहीं भूलेंगे। जब और वो सत्यम शिवम सुंदरम गाती हैं तब भी। you seem to like the spiritual ones. That's another Narendra Pandit ji, huh? Narendra यस, Shah. यस। But और another, भी तो हुआ था इसके लिए, और ये। फिर ये भी अच्छा था वो कवाली, किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। हाँ, मुगले आजम का, तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम। Beautiful. Now is today, I think, is the 60th anniversary of Mughal Azam. यस, और आपने मुगले आजम पर भी काम किया है। वो तो सिर्फ introduction, no, the dialogue translation. Tell me, as a viewer, what do you think? What makes this epic so relatable even after 60 years? मुगले आजम। I think जो बहुत सिनेमा है, इसमें बहुत सिनेमा है। क्या है कि अगर आप एक गाना पसंद करेंगे तो क्या करेंगे, क्या आवाज, क्या
क्या पसंद करते हैं आवाज में? सुरीलापन, सुरीलापन। और अगर आप फिल्म पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं? जो फिल्म uses the language of cinema very well. और आसिफ साहब, he understands कैमरा को कहाँ रखना चाहिए, लाइटिंग को क्या करना चाहिए, और एक्टिंग क्या है। अगर वो एक्टिंग अच्छी नहीं थी मुगल आजम में, या यूसुफ साहब या पृथ्वीराज, जो भी हो, एवरीबॉडी, अजीत, एवरीवन इज ब्रिलियंट, निगार सुल्ताना, सबके सब, अगर एक्टिंग अच्छी नहीं है, दैट बुक फिल्म आप नहीं देख पाएंगे। और उसके ऊपर द डायलॉग, बट द डायलॉग आजकल के लोग लिए बहुत मुश्किल है। उर्दू काफी एडवांस्ड है उर्दू, और वो कम समझते हैं, लेकिन वो इमोशन समझते हैं, इसलिए एक्टिंग इतनी अच्छी है। आप मुगल आजम की हम लोग बात कर रहे हैं, जो नौशाद साहब से आपने बात की इस किताब की और उसके पहले डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में, तो वो मुगल आजम का जो बेकस पे कर्म कीजिए गाना है उसका जिक्र करते हैं और फिर बताते हैं कि उसमें वो एफ नेचुरल तक जैसे पहुंचती हैं और फिर वापस आती हैं। हम लोग गानों का जिक्र कर रहे थे, हमें अभिमान का ध्यान नहीं आया। हाँ, मतलब हाँ, उसमें तो चूंकि वो कैरेक्टर भी सिंगर का है, जो जया बच्चन का है, और अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। और फिर जया जी ने कहा कि वो हाँ, बहुत ही ऑब्जर्व करती थी लता जी को, कि कैसे खड़ी रहती है, साड़ी कैसे वो उठती है, और किस तरह से माइक के सामने खड़ी है। तो वो सब ऑब्जर्व किया उन्होंने वो किरदार करने से पहले। या फिर वो आखिरी खत का गाना है, बहारो मेरा जीवन भी सवारो बहारो। आपके आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है गाना, गुलजार साहब को भी वही पसंद है, जाल का गाना जो है, चांदनी रातें प्यार की बात है। गुलजार साहब को बहुत पसंद है ये, हाँ, जावेद साहब को भी। ये साहिर का गाना है ना, तो बहुत पसंद करते हैं, और हमेशा उसकी कोट करते हैं, पैरों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी। देखिए, सोई सोई खोई खोई, हाउ ब्यूटीफुल, दीज आर रियली पोएट्स, पोएट्स। और वो खयाम से जो रजिया सुल्तान का है, आ, दिली नादा, ए दिले नादा, वो आवाज ऐसे गूंजती हुई सी लगती है ना, कि अब वो मिल गई है आसमान में जाके आवाज। really such beautiful, beautiful things. So we have talked a lot. Yes, we have talked a lot and you have given us your precious time. I'll strongly recommend this book to my viewers. ये किताब जरूर पढ़िए। अंग्रेजी में अगर आप ज्यादा दक्ष हैं, ज्यादा सहज हैं, कंफर्टेबल हैं, तो अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। दोनों ही नियोगी बुक से छापी हैं। और अगर मेरी तरह हिंदी भाषी हैं, हिंदी आपकी पहली जबान है, मातृभाषा या मादरी जबान है, तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। रसा स्वाद में इस किताब का लुत्फ उठाने में आपको कहीं भी बाधा नहीं आएगी। लेकिन एक मेरी रिकमेंडेशन है कि इस किताब को हड़बड़ी में ना पढ़ें। इस किताब को ऐसे ना पढ़ें कि मुझे एक दिन में पढ़ के खत्म कर देनी है, क्योंकि इस किताब को पढ़ते वक्त गानों के इतने रेफरेंस आएंगे। सो माय सजेशन टू यू इज कि जैसे ही किसी गाने का जिक्र आए, आप किताब वहीं रोक दें, उस गाने को सुने और फिर आगे बढ़े ये लता बाई की जिंदगी के सफर पर, तो वो आपको ज्यादा मजा आएगा। जब वो कोई म्यूजिशियन किसी उसकी बात कर रहा है, पद की ताल की बात कर रहा है, या लता जी खुद कह रही है कि ये गाना ऐसे था, कि जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये गाना गाते वक्त ये सिचुएशन थी, सो यू फील इट एंड देन यू मूव अहेड इन द जर्नी। नसरीन जी, ये पूरी बातचीत बहुत ही एनरिचिंग रही। थैंक यू सो मच। So much. It's so nice to hear someone loves the music, और हर गाने आप जानते हैं, and it's a real pleasure. And please forgive my very bad Hindi. थैंक यू सो मच। और देखिए, ये जो हृदयनाथ मंगेशकर जिक्र करते हुए कहते हैं ना, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को, कि किसी के देखने में भी एक लय होती है। वो बात यहाँ लता जी के संदर्भ में आई, पर मैं आपके भी संदर्भ में वही बात करूंगा कि द वे यू यू मेक देम टॉक। जैसे आपने कहा ना कि किसी शेफ से पूछो कि खाना कैसा, और वो जवाब दे, और उससे पूछो कि ये कौन सी दाल कितनी उबालें, ये मसाला कूट के डालें या खड़ा डालें, तो उनको लगे कि ये मेरे क्राफ्ट में दिलचस्पी ले रहा है, तो मैं भी खुल सकता हूँ। दैट थिंग। Like सो you, I'd say you ask good questions. थैंक यू सो मच। वी लर्न फ्रॉम पीपल लाइक यू। थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया। Thank you. किताब वाला का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
इस किताब को तो पढ़िए ही, और किन किताबों को हमें पढ़ना चाहिए, किन ऑथर से मुलाकात करनी चाहिए, वो भी रिकमेंडेशंस आप दे सकते हैं। किताबें जरूर पढ़िए, ये आपको बेहतर इंसान बनाती है, और जो इर्द गिर्द का अंधेरा है उसको काटने के लिए जिस उजास की, जिस रोशनी की जरूरत पड़ती है, वो रोशनी ये आपको मुहैया कराती है। देखते रहिए किताब वाला, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।